हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका किसी तरीके का डाउट रहता है तो वो डाउट आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर आपको कर रहे होंगे। एक काम आप और कर सकते हो कि यार टेलीग्राम का हम एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है या दूसरे स्टूडेंट्स क्या डाउट्स पूछ रहे हैं आप उनको देख सकते हो। इससे भी आपका क्या होगा, हेल्प ही हो रहा होगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार इसको ज्वाइन कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाई हेल्प करना, भाई इन चीजों को शेयर करना, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को ही पढ़ रहे होंगे, बट दो अलग पर्सपेक्टिव से। हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है और मेटल को प्यूरिफाई किस तरीके से किया जाता है वो देख रहे होंगे। होगा कुछ नहीं, होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ही, लेकिन उसको नाम दे दिया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट कर लो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्या हेडिंग लगाओगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो यार, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज आप लोगों से पूछना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, लेकिन आपको उसको पढ़ के दिमाग में थोड़ा सा भी आया कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में यूज केस क्या है, क्या इसको हम लोग कहीं पे इस्तेमाल करेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर ये सिलेबस का पार्ट है, सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो भाई। ऐसा तो नहीं है मार्क्स लाने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे। रियल लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन होता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं, ताकि आगे चल के हम लोग को अगर लगे यहाँ इस फील्ड में मेरा करियर है, हम उसमें एंटर कर पाएंगे और मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना लिखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या यूज केस है। तो जो सबसे पहला यूज केस यहाँ पे लिखाए हैं वही है भाई, उसको एक्सट्रैक्शन मत बोलो ऐसे, उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। यार एक्सट्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है, अब आपको क्या लगता है कि जो जमीन है उस जमीन के अंदर में हम लोग खुदाई करेंगे और वहां पे लोहा का बड़ा बड़ा रॉड रखा हुआ होगा, ऐसा होता है। या एल्यूमिनियम का जो हम लोग घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं, या स्टील जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या कॉपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या जमीन के अंदर में मतलब गड़ा हुआ है और वहां से हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जब भी चीज माइनिंग वगैरह होता है तो वो सब कुछ कैसे फॉर्म में मिलता है, रॉक के फॉर्म में मिल रहा होता है, पाउडर फॉर्म में मिल रहा होता है। तो उन रॉक से उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी होगा, आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, और भी 10 तरीके का जो मेटल्स होता है, डस्ट होता है, अदर जो पार्टिकल्स होता है, वो सब वहां पे प्रेजेंट होगा। बट मेरे को उसमें से क्या निकालना है, सिर्फ एल्यूमिनियम निकालना है, या सिर्फ कॉपर निकालना है, या सिर्फ आयरन निकालना है। तो ये चीज हम कैसे करके कर सकते हैं, इस चीज को करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक प्रोसेस है, वो चीज इस्तेमाल किया जाता है। और वो किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक यूज हुआ। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब जैसे देखो कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज बनाए, जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि वो या तो पूरा प्योर कॉपर का बना हुआ है, या प्योर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, या प्योर आयरन का बना हुआ है। उसमें क्या मिक्सचर इस्तेमाल किया गया कि भाई कोई चीज है उसमें आयरन भी मिला हुआ है, उसमें आपका कॉपर भी मिला हुआ है, दो चीज मिला हुआ है। किसी में आयरन भी है, कॉपर भी है, टिन भी है, यानी 3-4 चीज को आपस में मिला के एक सब्सटेंस बनाए, ठीक है। तो ऐसा जब सब्सटेंस होता है, अब वो मेरे लिए खराब हो गया, खराब होने के बाद क्या होता है, हम लोग भंगार वाले को बेच देते हैं। अब वो उसका क्या करेगा, वो दे देता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को। वो इंडस्ट्रीज क्या करता है, उनको प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने का मतलब कि उस मेटल में जो 3-4 चीज मिला हुआ है, कॉपर भी मिला हुआ है, आयरन भी मिला हुआ है, एल्यूमिनियम भी मिला हुआ है, तो आपस में मिक्स है, तो उन सब से उस प्योर चीज को जो चाहिए मेरे को, जैसे कि अगर मान लो कॉपर चाहिए तो उस कॉपर को अलग करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे कि कॉपर इधर आ जाए एक साइड, बाकी का सारा कचरा दूसरी साइड जमा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं और नाम क्या देते हैं इसको, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्रोसेस वही है, होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, बट नाम दे दिया गया, ठीक है। ओके, एक और हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल के एक फेनोमेना आता है बाबू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या चीज है ना, कि अब मान लो कि यार कोई भी चीज हम बनाए, कोई अच्छा सा ऑर्नामेंट बनाए, ठीक है,
ज्वेलरी टाइप का, जैसे सिटी गोल्ड होता है, तो वो जो हम लोग गोल्ड मम्मी लोग पहन रही होती है, ठीक है, सस्ता सस्ता ज्वेलरी जिसको बोल सकते हैं, तो वो जो ज्वेलरी होता है दिखता कैसा है, गोल्ड के जैसा दिखता कैसा, सिल्वर के जैसा, बट ना ही वो गोल्ड होता है ना ही वो सिल्वर होता है। होता क्या है कि एक बहुत पतला बहुत थिन लेयर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। ऐसा सोच सकते हो कि कोई सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या किया, पेंट कर दिए। तो पेंटिंग का एक तरीका है, बट पेंटिंग क्या होगा, नाखून से ऐसे करके निकालेंगे तो निकल जाएगा, बट वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेसिस पे किया जाता है, जिससे वो जाके मेटल सरफेस के ऊपर क्या हो, चिपक जाए। एक मेटल दूसरा मेटल के ऊपर जो चिपकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस है। ज्यादातर इसमें गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है कि भाई कोई भी चीज है उसको सोना का दिखाया जाए, या कोई सब्सटेंस है उसको हम लोग सिल्वर का दिखा सकते हैं, तो वहां पे सिल्वर प्लेटिंग होता है। एक जो और बहुत कॉमन है वो है जिंक का प्लेटिंग, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते थे, याद है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता था कि आयरन का सब्सटेंस होता था, उसके ऊपर जिंक का कोट करते थे। क्यों करते हैं, ताकि वो भाई दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, शाइनी मेटल के जैसा लगेगा। दूसरा होगा कि वो प्रिवेंट होता है रस्टिंग से, उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो ऐसा रीजंस होता है, वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे, उसका प्रिवेंशन हो सके, और वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाए, ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब वापस से यहाँ आ जाओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम होगा कैसे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस दुनिया में एज अ मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब भी आपको मिलेगा कैसे मिलेगा, रॉक के फॉर्म में, और बोलने वाले थे रॉक के फॉर्म में मिल रहा होगा। अब यहाँ पे रॉक होता है, ठीक है, हम मेटलर्जी तो अभी पढ़ाई नहीं है, बट हम लोग को सबसे पहले क्या मिलेगा, रॉक मिलेगा। अब इस रॉक के अंदर में क्या होगा, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। हम दो तरीके का रॉक लिए, रॉक 1 में भी एल्यूमिनियम है, रॉक 2 में भी एल्यूमिनियम है। रॉक 1 में भी एल्यूमिनियम है, रॉक 2 में भी एल्यूमिनियम है। रॉक 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल। रॉक 2 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल। मिनरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा रॉक जिसके अंदर क्या हो, मेटल्स प्रेजेंट हो, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोल रहे हैं, जिनके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यार जो रॉक 1 है और रॉक 2 है, रॉक 1 से जो हम एल्यूमिनियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेटल 1 से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमको क्या होगा, लॉस होगा। और मेटल 2 से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, रॉक 2 से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, एल्यूमिनियम को, तो इससे मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब मेरे को बताओ कि आप इसको इस्तेमाल करना पसंद करोगे या इसको। आपके पास 2 रॉक है, दोनों रॉक के अंदर एल्यूमिनियम है, दोनों रॉक के अंदर एल्यूमिनियम है, इसलिए आप उसको क्या बोल रहे हो कि भाई दोनों रॉक मेरा क्या है, मिनरल्स है। पहला रॉक से भी आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। दूसरा रॉक है उससे भी आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। बट पहले रॉक से एक्सट्रैक्शन करने पे आपको लॉस होगा, दूसरे रॉक से एक्सट्रैक्शन करने पे आपको प्रॉफिट होगा। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, जाहिर सा बात है हम लोग किसको चुनेंगे, प्रॉफिट वाले को। तो जो प्रॉफिट करके हम लोग को देता है एक्सट्रैक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर। बात समझ में आया, एक ऐसा रॉक जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर। और अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मेटल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मेटलर्जी जब पढ़ेंगे तो एक बार और देख लेंगे इसको। खैर, अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि हम लोग जो एल्यूमिनियम निकालते हैं उसका एक्सट्रैक्शन होता है किससे, किसी न किसी ओर से। तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का स्पेलिंग देख लेना यार। ओर ऑफ एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। ये याद रखना, एमसीक्यूज वगैरह या फिर नेम में पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, बॉक्साइड होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, Al2O3। तो मेरे को Al2O3 का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अभी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ 2 कंडीशन में पॉसिबल है, या तो ये क्या हो जाए, पानी के अंदर घुल जाए, या तो इसको हम लोग क्या कर दे, पिघला दे। दोनों में से कोई एक काम तो करना होगा। तो हम लोग Al2O3 को पानी में घोलने का कोशिश किए, पता चले ये नहीं घुला। ये भाई काफी अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड था, इस वजह से इन दोनों को अलग करना मेरे लिए नहीं, पानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तब हम लोग एक नया तरीका इस्तेमाल किया, हम लोग बोले कि इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, ठीक है। तो Al2O3 को हम लोग क्या स्टार्ट किया, मेल्ट करना स्टार्ट किया। जब मेल्ट किया तो भाई टेम्परेचर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इंक्रीज किए, और इंक्रीज करते 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 कहां तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए यहाँ तक, 2050 तक। 2050 टाइम लेवे, 2050 डिग्री सेल्सियस तक। तो 2050 डिग्री सेल्सियस पे जाके Al2O3 क्या हुआ, मेल्ट हुआ। अब जब ये मेल्ट हुआ तब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सोच के देखो कि 2050 डिग्री क्या बहुत ज्यादा नहीं है।
बहुत ज्यादा है, तो 2050 डिग्री पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर तो सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते, कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा भाई, इतना ज्यादा हीट, इसको ऑपरेट करना, जरा सा गिर गया किसी के बदन पे लग गया तो क्या हाल होगा सोच के देखो। 2050 डिग्री घर पे नॉर्मली अभी हम लोग का ऐसे टेम्परेचर कितना 40, 45, 42 जाता है तो हालत खराब हो जाता है, और अगर कोई गर्म लोहा जैसा सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 2050 डिग्री हो उसके आसपास खड़ा होकर काम करना होगा, कैसा हालत होगा, समझ रहे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, तो ये हम लोग हैंडल नहीं करना चाहते। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि Al2O3 का टेम्परेचर जो है, जो इतना ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट है, इसको बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, तो इस मेल्टिंग पॉइंट को मेरे को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक करते हैं क्रायोलाइट का इस्तेमाल, प्लस दूसरा फ्लोरो स्पर का इस्तेमाल, ठीक है, फ्लोरोस्पा ऐसा बोला जाता है। तो दो चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पा, यानी हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर Al2 बॉक्साइड जो है Al2O3 एल्यूमिना, इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पा को मिक्स कर देते हैं ताकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2050 डिग्री से क्या हो जाए, थोड़ा सा घट जाए, और क्योंकि थोड़ा सा घटेगा तो चीजों को करना आसान होगा। क्रायोलाइट में क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, AlF3 इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें NaF इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो AlF3 हम लोग इस्तेमाल करते हैं और NaF3 इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोस्पा में क्या इस्तेमाल होता है, CaF2 इस्तेमाल होता है। तो ये तीन चीज, ये दो आपका क्रायोलाइट है, ये आपका फ्लोरोस्पा है। एग्जाम में पूछेगा क्रायोलाइट क्या होता है, तो क्रायोलाइट AlF3 और 3NaF को हम लोग क्रायोलाइट बोलते हैं, फ्लोरोस्पा क्या होता है, CaF2 होता है। तो जैसे ही हम लोग बॉक्साइट में या Al2O3 में ये तीनों चीज को मिक्स करते हैं और उसके बाद मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, तब मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है, तब मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 868 डिग्री सेल्सियस। भाई काफी अच्छा है, 2050 डिग्री सेल्सियस था, वहां से घट के कितना आया, 868 डिग्री सेल्सियस, लगभग आधा से भी क्या हुआ, कम हो गया, तो बहुत फायदे का चीज है। अच्छा, एग्जाम में जब पूछेगा कि कौन कितना परसेंट होगा, तो आई थिंक ये वाला आपका 60% है, क्रायोलाइट आप 60% लेते हो, एल्यूमिना आप 20% लेते हो, और ये भी आप 20% लेते हो। तो एग्जाम में कंपोजिशन भी पूछ सकता है कि भाई कंपोजिशन किसका क्या क्या होता है, तो कंपोजिशन कुछ इस तरीके का होता है। रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो ये रेशियो होगा आपका 3:1:1, तो रेशियो में भी बता सकते हो आंसर। तो ये सारा कहानी इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करने से पहले, अब तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगा। तो हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, करने के लिए हम लोग को ओर चाहिए, ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन है, बॉक्साइट है। हम लोग को पता है इस बॉक्साइट में और भी 10 तरीके का चीज मिक्स किया हुआ होगा, तो हम लोग इससे एल्यूमिनियम को निकालना चाहते हैं। अब एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हम लोग मेल्ट किए इसको या पानी में घोले, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई आया, जो कि मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम चाहते थे कि ये मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाए। इस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए दो चीज ऐड करना पड़ता है, एक होता है क्रायोलाइट, दूसरा होता है फ्लोरोस्पा। एग्जाम में पूछा कि क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पा क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वी यूज क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पा। तो इस तरीके से आंसर करना। AlF3 को और 3NaF को क्रायोलाइट बोला जाता है, CaF2 को फ्लोरोस्पा बोला जाता है, ठीक है। ये 60% होता है, ये 20% होता है, ये 20% होता है। ओके, ये सब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना वही वाला जार लेके आएंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस अब तक करते हैं। तो हम लोग के पास जार आ गया, जार के अंदर क्या डालेंगे बाबू, जार के अंदर डालेंगे इलेक्ट्रोड्स। तो ये है हम लोगों का इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड का भी एक खास बात है, अब तुम थोड़ा सा सोच के देखो कि इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लो हम यहाँ पे लोहा का इलेक्ट्रोड बना दिए या कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दिए, तो भाई देखो पहले यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 868 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हाई टेम्परेचर पे जो भी हम इलेक्ट्रोड लिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रोड भी पिघल जाए, जो चीज हम अंदर पे डिप कर रहे हैं वो चीज भी पिघल जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, जिसका ऐसा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ग्राफाइट रॉड्स। अब ग्राफाइट रॉड का इस्तेमाल करने का 2-3 रीजन है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई हम लोग ग्राफाइट रॉड का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में। तो पहला रीजन आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा रीजन आप क्या बोल सकते हो कि ये इनर्ट होता है, इनर्ट। तो इनर्ट क्या था,
इनर्ट का मतलब ये था कि खुद इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये खुद इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को ऑक्सीडेशन से भी बचाता है, वापस से रिएक्शन करने से बचा लेता है। ऐसा ना हो कि एल्यूमिनियम जमा हुआ और वापस से रिएक्ट कर गया, तो ये भी चीज से बचाता है। तो आप दो ही रीजन पढ़ो ना कि भाई ये कैसा होता है, इनर्ट होता है, और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और आसानी से अवेलेबल भी है, ये भी बोल सकते हो कि भाई आपको ग्राफाइट क्या है कहीं तो भी मिल जाएगा, तो ग्राफाइट को आपको ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्लस सस्ता भी पड़ता है आपको ग्राफाइट बाकी सारी चीजों से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राफाइट का रॉड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया। अब यहाँ पे कहानी शुरू होगा। कहानी में देखो है ये भी AlF3, NaF, CF2 और Al2O3, इन सब का कोई रोल नहीं है। ये लोग सिर्फ वहां पे जाके ऐसे करके देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो नहीं है, बोला नहीं मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, ठीक है तो काम करो तुम लोग, इस तरीके से कहानी है वहां पे। तो आया कौन, Al2O3। अच्छा थोड़ा सा इस तरीके से कर दो, इस तरीके से नहीं करते तो लगता नहीं है कि सॉल्यूशन है। तो कहानी स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन 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 एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो गया। अब ये Al2O3 क्योंकि मेल्ट हो चुका है, तो मेल्ट होने के बाद ऐसा तो दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा होगा कुछ ऐसा Al+3O-2, ठीक है। इसमें से ये क्या है बाबू, कैटायन, ये क्या है बाबू, एनायन। कैटायन कहाँ भागता है, नेगेटिव की तरफ, तो ये भागेगा इसके पास। एनायन नेगेटिव होता है, ये किसके पास भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होता है ना, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है। तो O2 कहाँ भागा, एनोड के पास, Al+3 कहाँ भागा, आपके कैथोड के पास। तो अब दोनों के पास क्या होगा, रिएक्शंस होगा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इतना ही है बस समझने के लिए। एट कैथोड, तो एट कैथोड पे कौन पहुंचा, Al+3। किस जिज्ञासा से पहुंचा, किस वजह से वहां पहुंचा कि भाई मेरे पास पॉजिटिव 3 है तो हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम बोले ठीक है भाई देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे तुमको। तो हम लोग उसको बोले कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 3 चाहिए था ना, एक इलेक्ट्रॉन से तो काम होगा नहीं। वो बोले भाई मेरे पास +3 का चार्ज है यार, कोई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दो यार। लोग बोले ले लो भाई 3 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, दे दिए। वो क्या बन गया, एल्यूमिनियम बन गया। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एक चीज याद रखना, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। हम बार बार पूछते हैं कौन सा रिएक्शन हुआ, बदल नहीं जाएगा हर बार। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। इस चीज को ऐसा नहीं बोल देना कभी ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा वो लोन वाला बात याद करवाए हैं, तो प्लीज उसको ध्यान में रखना। लोन, 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 O फॉर ऑक्सीडेशन था और A फॉर एनोड था। एटलीस्ट इतना भी याद रख लोगे तो चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है, और रिडक्शन दैट सब आता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कैसे करके हो रहा है, बहुत अच्छा। अब अगर हम लोग कहानी ले ले एट एनोड, तो एनोड पे क्या हुआ बाबू, एनोड पे आपका पहुंचा O-2। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये O-2 क्यों पहुंचा। ये पहुंचा कि भाई मेरे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, मेरे से कोई नेगेटिव चार्ज निकाल ले। तो हम लोग बोले हम लोग निकालेंगे, हम लोग है बहुत बड़ा दयालु, तो हम लोग यहाँ से निकाल दिए। O क्या बनेगा, O2 बनेगा ना, सिर्फ O तो बनता नहीं है तो O2 बन गया। अच्छा निकलेगा क्या इससे, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिया। देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये रिएक्शन को बैलेंस भी करना, थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, O-2 था, ऐसे मत लिखो यार, ऐसे लिखो, O से O रखे, -2 को साइड कर दिए, ठीक है। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ऑक्सीजन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे O 1 पीस है, वहां पे O 2 पीस कैसे बन गया, तो हम लोग को यहाँ पे भी क्या देना होगा, 2 देना होगा। यहाँ 2 दिए तो 2 से कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे भाई O-2 से एक ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 2 O-2 से एक O2 और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हो रहा होगा, आज समझ पा रहे हो, ओके, तो समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, इन दोनों रिएक्शंस को हम लोगों को ऐड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन करते हैं, ये बनेगा आपका तो Al2O3 वाला कॉन्सेप्ट है। देखो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना, तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का एक रिएक्शन आएगा। Al2O3 बेसिकली था क्या, यही ना था Al2O3। इस Al2O3 से आपको क्या मिला, एल्यूमिनियम मिला,
और साथ में O3 अलग से क्या निकला, O2 निकला। इलेक्ट्रॉन का कहानी भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके भी कर सकते हैं, बट बैलेंस करने के लिए ये वाला पहले बैलेंसिंग हटाना पड़ेगा। तो खैर ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। Al2O3 Al बना और O2 बना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे, तो रिएक्शन हम लोग का क्या हुआ, बैलेंस हो गया। कि Al2O3 को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे 2 पीस एल्यूमिनियम निकलता है और 3 पीस आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इतना ही है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आई होप कि जो भी चीज है ये समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछता है कि भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे होगा, पूरा ये वाला डायग्राम के साथ ये 3 स्टेप जो रिएक्शंस का किए ये कर देना, हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ओके, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कुछ हम लोग नया चीज नहीं कर रहे होंगे यार प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में हम लोग जो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, पूरा का पूरा डिट्टो वही वाला कहानी वापस से यहाँ पे दोहरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में बहुत सारा पानी भरेंगे, क्योंकि यही हम लोगों का सबसे मेन काम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, पानी भर देना। पानी भरने के बाद हमको पता है कि हमको क्या लगेगा, 2 इलेक्ट्रोड्स लगेगा। यहाँ पे अभी हम 2 ही से बनाएंगे, बुक में ना मल्टीपल इस्तेमाल किया, बट हमको मल्टीपल से लेना देना नहीं है यार, होना तो रिएक्शन से ही है, डायग्राम से तो कुछ है नहीं, डायग्राम समझने के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया ना, ऐसा मल्टीपल बहुत सारा एनोड और बहुत सारा कैथोड इस्तेमाल किया, बट ठीक है हम लोग मल्टीपल नहीं कर रहे, हम लोग एक को यूज कर ले रहे। इसको कनेक्ट किससे करेंगे, बैटरी से, और ये कहानी इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक, ये क्या है, पानी। पानी के अंदर जब हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे तो क्या किए थे, हम लोग दोनों जगह कॉपर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, वहां से नहीं, पहले इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे तो वहां पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिए थे, याद है? सॉल्यूशन में हम लोग लिए थे CuSO4, मतलब ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम लोग CuSO4 लिए थे, और साथ में क्या लिए थे, H2SO4, लेकिन ये कैसा था, डिल्यूट था, है ना भाई, ये पानी में बहुत ज्यादा मिक्स था। तो CuSO4 और H2SO4 का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे डाले थे। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu+2 भी था, SO4-2 भी था, H+ भी था, साथ में OH- भी था। ये सब चीज वहां पे प्रेजेंट था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये था ये था, बस यही बात है कि CuSO4 ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कॉपर का जो कैटायंस है वो ज्यादा था, H+ का कैटायंस कम था। वैसे भी कॉपर का हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि जो रिड्यूस करने का टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो खैर जो भी है इस तरीके का कहानी हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम लोग यहाँ पे भी कॉपर लिए थे, यहाँ पे भी कॉपर लिए थे। तो अभी तो ये वाला अभी भी क्या रहेगा, ये रहेगा प्योर कॉपर रॉड। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लेंगे इम्प्योर कॉपर का रॉड। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे भी तो हम लोग प्योर ले सकते थे, बट लास्ट टाइम में क्या हो रहा था, यहाँ पे वेट गेन हो रहा था और यहाँ पे वेट लॉस हो रहा था। कॉपर सल्फेट का भाई अच्छे से याद होना चाहिए, तो यहाँ पे वेट गेन हो रहा था, यहाँ पे वेट लॉस हो रहा था। और जब हम लोग एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये इतना दिमाग में रखो कि ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें सिर्फ कॉपर नहीं है, कॉपर के साथ अदर सब्सटेंस, चाहे तुम बोल सकते हो लोहा, चाहे बोल सकते हो चांदी, चाहे बोल सकते हो सोना, जो भी तुम आप सोच सकते हो वो चीज इसके अंदर मिक्स है कॉपर के साथ। बट यहाँ पे जो है वो क्या है, प्योर कॉपर है। रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन में ये कहाँ भागेगा, इसके पास भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गया तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वहां पे भागेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एट कैथोड। ये बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो Cu+2 लिए, Cu+2 में जैसे वो गया वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पहुंचा, तो इसको क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे मिल जाएगा। कैथोड पे Cu+2 क्यों पहुंचा, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसको मिल गया। ओके, अब आया बारी कि यहाँ पे कौन आएगा, तो SO4-2 यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे Cu भी है, यहाँ पे Au भी है, यहाँ पे Ag भी है। ठीक है, इन सब में Cu जो है सबसे बड़ा क्या है, रेड्यूस होने का टेंडेंसी रखता है।
या फिर यहाँ पे बोलोगे तो ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे Cu क्या है हमारा, ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रखता है। दूसरा तरीका वापस जो वहां पे सोचे थे कि सारा Cu+2 जब यहाँ पे जा जाके क्या होगा, चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे जा जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा, तो होगा क्या, सॉल्यूशन के अंदर में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, सारा Cu निकल गया तो बचा क्या, SO4- और OH-। तो सॉल्यूशन के अंदर में SO4 नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो सबसे ज्यादा दयालु कौन है, कॉपर है, तो वो कॉपर क्या होगा, जंप करेगा कि भाई हम है मसीहा, हम बचाएंगे, बाहुबली मूवी वाला इंसान, तो यहाँ पे जाके ये हट गया तो उसका बेटा आया है बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कॉपर यहाँ से कूदेगा सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे एनोड पे क्या चला, एनोड पे था कॉपर, और वो कॉपर क्या बोला कि हम बन जाएंगे Cu+2। जब भी वो ऐसा करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, अगेन हर बार लिखना है भाई, हर बार लिखना है, जितना याद हो जाए लिखना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ आपका चला रिडक्शन, नीचे की तरफ चला एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आया। अब जब ऐसा होगा तो सारा कॉपर यहाँ से निकल के इस पे चिपक जाएगा, सारा कॉपर इधर पे निकल के चिपक जाएगा, और धीरे धीरे इस वाले सब्सटेंस का क्या होगा, वेट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये इस तरीके का बच जाएगा कि सारा का सारा कॉपर यहाँ से निकल गया, और जो बच गया, जो इसमें से टूट के नीचे गिरा, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके का एक बैग बना के रखते हैं, वहां पे एक बैग लगा देते हैं, ठीक है। इस बैग में यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। हम बहुत गंदा तरीके का बैग बनाए, हमको पता है, बट यहाँ पे एक चीज जमा होगा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड। एनोड मड अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इम्प्योर इलेक्ट्रोड से सारा कॉपर निकलने के बाद वहां से ना कुछ चीज जो कचरा, डस्ट पार्टिकल बोल सकते हो, वो डस्ट के तौर पे नीचे गिरता है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छा है कि इस एनोड मड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है, इसके अंदर गोल्ड होता है, इसके अंदर सिल्वर होता है, भले इसको गोल्ड क्या रहे हम लोग, इसके अंदर पीटी प्लैटिनम होता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम यानी हर एक प्रीशियस मेटल से ये भरा हुआ होता है। बहुत ज्यादा क्या है, प्रीशियस है, बहुत ज्यादा दामी चीज है। तो अच्छा, दामी चीज से ये क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि भाई एनोड मड क्या होता है, तो एनोड मड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ मतलब डार्क ऐसा डिपोजिशन हो सकता है, अ डिपोजिशन बिलो द एनोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। मड क्या बोल रहे हैं, डिपोजिशन बिलो द एनोड, डिपोजिशन का मतलब जमा होगा, कहाँ पे जमा होगा, बिलो द एनोड, एनोड के नीचे जमा होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर इज नोन एज एनोड मड। Which element present in anode mud? Precious metals like gold, silver, platinum present in anode mud। हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस में, बस यही 2 रिएक्शन लिखना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो कैथोड पे और एनोड पे, ये हो गया हम लोग का रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो बस इतना ही था, ओके। जो अब हम लोग एक पढ़े थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम लोग 3 पढ़े ना यूज केस एप्लीकेशन में, तो उन 3 में से 2 तो हो गया, 3 में से 2 का तो हम लोग को एग्जाम में रिएक्शंस वगैरह पूछता है, तो रिएक्शन पढ़ लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रिएक्शंस नहीं पूछता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम पूछता है कि अगर हम लोग गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, अगर हम लोग सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा कि भाई सिल्वर प्लेटिंग पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि भाई गैल्वानाइजेशन कोटिंग विद जिंक, कोटिंग विद जिंक। तो अगर जिंक से कोटिंग कर रहे हैं, सिल्वर से कोटिंग कर रहे हैं, या गोल्ड से कोटिंग कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा। तो इसका है बाबू पोटेशियम का स्पेलिंग देख लेना, औरो साइनाइड, सियानाइड हम बोलते हैं इसको, पोटेशियम औरो सियानाइड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है KAU के, ऐसे नहीं है, K ब्रैकेट AuCN2, कुछ इस तरीके का है, ठीक है, KAuCN2। और सिल्वर का क्या है, पोटेशियम आर्जेंटोसियानाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसा ही है कुछ, यहाँ पे Ag होता है
और CN, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। कोटिंग विथ जिंक में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग ZnSO4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ZnSO4, हाँ ZnSO4 को किया जा सकता है। जाहिर सा बात है कि Zn जो होता है आयरन से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ZnSO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड प्लेटिंग जब हम लोग करते हैं तो इस प्रोसेस को ना एक नाम दिया गया है, इसको क्या बोला जाता है, गिल्डिंग बोला जाता है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपसे कि भाई गिल्डिंग क्या होता है। तो गिल्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद गोल्ड यूजिंग पोटेशियम ऑरोफेनाइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज गिल्डिंग, ठीक है। तो इसके बारे में एक पूछता है। दूसरा ये वाला पूछ सकता है कि कोटिंग विद जिंक, जब जिंक से कोटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैल्वानाइजेशन। यहाँ पे S का नहीं Z होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया गैल्वानाइजेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ बेसिक प्रोसेस होता है। आई होप हमको तो ऐसा है कि भाई हम इलेक्ट्रोलाइसिस को ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर किए हैं। अगर कुछ मिस किए हैं तो मेरे को कमेंट कर देना कि भाई ये टॉपिक मिस है सर, आप इसको थोड़ा सा देखो, तो उस चीज को हम करवा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहो। नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए, डिसाइड करो। जल्दी से कमेंट करो यार, कमेंट करोगे जो टॉपिक पे ज्यादा आएगा हम उस टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसे मेरा टारगेट है कि हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें, बाकी आप लोग जो बोलोगे उससे स्टार्ट होगा, ठीक है। या फिर मैथ्स होगा तो मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो, नोट्स चाहिए वो नोट्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो और थोड़ा सा कोशिश करो यार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने का, क्योंकि भाई बहुत जरूरत, बहुत मेहनत लगता है, सीरियसली बोल रहा है, ठीक है। तो प्लीज अब टाइम है थोड़ा सा है भाई, तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियो को। कोई भी चीज प्रॉब्लम है या वीडियोस को किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है वो सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि हम भी अभी लर्निंग फेज में, मेरे को भी ऐसा नहीं कि हम बहुत प्रोफेशनली वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज सजेशन दोगे मेरे लिए अप्लाई करना पॉसिबल होगा तो हम जरूर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।